जैसे जैसे बजट पेश करने की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों के मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर बजट में सरकार क्या करने जा रही है। कई लोग ये कहते हैं कि बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, और ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार या फिर कहें कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है, कंजम्पशन ग्रोथ में गिरावट आ रही है। ऐसे में कई सारी चुनौतियां वित्त मंत्री साहिबा के पास हैं और उन चुनौतियों से निपटने कई सारे उपाय भी हैं। उन सारे उपायों पर चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद ही खास मेहमान। डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, जो कि पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं, और ये समय समय पर सरकार को बड़ी सारी नसीहत देते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरे मेहमान वो भी बहुत खास हैं, वह हैं नीलकंठ मिश्रा सर, जो कि एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर हैं और देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से नमस्कार। और जब हमारे दर्शक आप दोनों को देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग अर्थव्यवस्था की कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो, टैक्स कलेक्शन, ये वो। तो दर्शकों को बता दूं कि आप इस तरह भारी भरकम शब्द सुनकर डरिएगा नहीं, क्योंकि हम ये सब बात कतई नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे बेहद आपके दिल की, जो आप सुनना चाहते हैं बजट में, और क्या वित्त मंत्री साहिबा वैसा कर पाएंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीलकंठ मिश्रा सर आपसे, कि बजट से पहले हर बार, जो मेरा एक्सपीरियंस है करीब 20 बजट कवर करने का, हर बार सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं और सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगती है, वो है इनकम टैक्स को लेकर के। लोग चाहते हैं इनकम टैक्स में बड़ी कटौती हो, जो हो नहीं पाता है। और इस बार ये मांग इसलिए ज़्यादा मजबूत हो गई क्योंकि कंजम्पशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा सुस्त दिख रही है, यहाँ तक कि शहरी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें। तो आपके हिसाब से वित्त मंत्री साहिबा को बजट में इनकम टैक्स में बड़ी कटौती क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए का सवाल बाद में आता है। पहले हमें ये जांचना होगा कि वो करने की जगह है कि नहीं। तो जैसे आप देखें, इस साल का हमारा वित्तीय घाटा जो है वो 4.9% होगा जीडीपी का। सरकार ने 4 साल पहले ही ये कमिट कर दिया था कि हम 2026 यानी वित्तीय वर्ष 2026 में उसको 4.5 के नीचे ले आएंगे। अब ये देखें कि आपके पास उस प्रॉमिस को वायलेट करने की जगह है कि नहीं, और मेरे हिसाब से नहीं है। आप देखें कि दुनिया भर में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को चिंता हो रही है कि फिस्कल डेफिसिट हर जगह काफ़ी बढ़ेगा और उसके कारण इकोनॉमीज जो है वो प्रेशर में आ रही हैं। आपने देखा होगा यूके में भी यील्ड्स बढ़ गई और काफ़ी वहाँ पे डिस्ट्रेस का माहौल बन रहा है। हमारे यहाँ क्योंकि सरकार पे लोगों को भरोसा है, मार्केट्स को भरोसा है कि वो 4.5% के नीचे ले आएंगे, इसलिए बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हिले नहीं है। हमारा जो जैसे आपने कहा भारी भरकम शब्द, ये डेट टू जीडीपी जो कोविड के बीच में वो 70-73% से 90% हो गया था, अभी वो गिर के 81 के आसपास आया है। अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, जो कि अभी इस साल भी हो रही है, तो वो रेशियो जो है वो गिरना बंद हो गया है। इसलिए और भी ज़रूरी है कि हम जो वित्तीय घाटा है उसको 4.5 पे ले आके रखें। अगर आपको वो करना है तो उसके बाद आपके पास जगह नहीं बचती है, क्योंकि अगर आपकी 10% की अगर ग्रोथ है इकोनॉमी की, तो उसमें आपको करीब 4-4.25 लाख करोड़ एक्स्ट्रा ग्रॉस टैक्स आएगा। स्टेट्स को बांट दें तो कुछ 3-3.25 लाख करोड़ होगा। 1,20,000 करोड़ से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ा तो आपका इन्फ्लेशन के कारण सैलरी, पेंशन, थोड़ा फूड सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा मोड़ा 80,000 1 लाख करोड़ से बढ़ेगा। घूम फिर के आपके पास 80,000 से 1 लाख करोड़ खर्च करने को बचते हैं। या तो आप केपेक्स पे करें या उससे टैक्स कट करें। उतना अगर टैक्स कट कर भी देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से सवाल ये है कि वो टैक्स काटने की जगह है कि नहीं बजट में, और मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जाहिर तौर पे जो आंकड़े आपने दिखाए, जो टैक्स कलेक्शन के आंकड़े आपने दिखाए, उसके हिसाब से जगह नहीं है। लेकिन मैं इसको अर्थशास्त्री के तौर पे नहीं, एक बहुत ही मोटे फॉर्मूले के तौर पर देख रहा था कि आप इनकम टैक्स घटाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी,
प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी, तो ये पूरा साइकिल जो रुका हुआ वो वापस से चल पड़ेगा। यही वजह है कि मैं इनकम टैक्स में कटौती की बात कर रहा था। लेकिन आपने बताया जाहिर तौर पे करने की गुंजाइश कितनी है। राजीव कुमार जी, आपको क्या लगता है, गुंजाइश नहीं है या उतनी ज्यादा नहीं है? नहीं लक्ष्मण, पहली बात तो नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि गुंजाइश बनानी पड़ती है, गुंजाइश होती नहीं है। गुंजाइश बनानी पड़ती है कि अगर आप अपनी जो आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं, जो आपका राजस्व है, उसमें आप करों के अलावा जो आपके जो तरीके हैं उनसे अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं तो ये जगह बन सकती है। और उसकी हम लोगों ने करना बंद कर दी है। और इसकी वजह से उसमें दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जो इनकम टैक्स के जो फाइलर्स हैं, जितने लोग इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं, उनमें से शायद जो कोई भी टैक्स नहीं देते उनकी संख्या 50 से बढ़कर 60% हो गई है। तो अगर आप उसको और कम भी कर देंगे तो उसमें फिर और भी ऐसे ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि जो कि उसको टैक्स और बढ़ा देंगे उसको आप उसकी लिमिट, तो और भी ज़्यादा इसकी संख्या और बढ़ जाएगी। अगर आप ऊंचे दर वाले टैक्स को जो 30% हैं या 36% हैं उनकी अगर आप कटौती करते हैं तो उसमें जो है वो कंजम्पशन बढ़ता नहीं है, उसमें सेविंग बढ़ती है। तो जो आपने अपनी एक वर्चुअस साइकिल कही वो बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमें वित्तीय घाटे को कम करने के लिए, जो हम लोगों ने कई बार नीति आयोग से भी कहा था, आपको जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो पहले बात अच्छी तरह से होती थी कि हमें अपना जो लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको हमें उनका निजीकरण करना पड़ेगा, उनका हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। जो हमारे एसेट्स हैं हमारे सरकार के पास, जिनका बिल्कुल अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, जो कि एफिशिएंटली उपयोग नहीं करते हैं, उसको अगर हम कम करें और उसमें से हम अपना राजस्व बढ़ाएं तो वित्तीय घाटा हम कम कर सकते हैं। और अगर वित्तीय घाटा कम हो, जैसा कि होना चाहिए, और 4.5% से कम होकर, और जो हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 81 से घटकर 60% की तरफ आए, और जो कि आना चाहिए, मगर वो दरों कर से नहीं हो पाएगा, कर की कटौती से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है कि अगर हमें वित्तीय घाटा कम करना है तो हमें व्यय की तरफ भी देखना पड़ेगा, हमें एक्सपेंडिचर की तरफ भी देखना पड़ेगा। क्या हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो एफिशिएंटली होता है? हम लोगों ने शुरुआत करी थी एक आउटकम बेस्ड बजटिंग की, जिसमें कि ये होता था कि भाई अगर आपके अच्छे आउटकम हैं तभी आपकी जो है वो वित्तीय एलोकेशन, वित्तीय आवंटन आपका बढ़ेगा। उसका क्या हुआ? तो जो करों को छोड़कर बाकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उनकी तरफ, और दूसरी तरफ जो एक्सपेंडिचर में एफिशिएंसी हो सकती है कि जो हमारा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम कम करें, उन दोनों की तरफ अगर ध्यान इस बजट में आकर्षित अगर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें हमें आम जो हमारे जो आम कंज्यूमर हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको भी थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल। नीलकंठ जी, ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात राजीव सर कर रहे हैं, आपको लगता है कि शुरू में सरकार ने इस तरफ बहुत एग्रेसिवली ध्यान दिया? जब प्रधानमंत्री पैकेज आया था कोरोना का टाइम में तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स के ऐलान किए गए जो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब होते, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन कह लें या कुछ और